हेलो, यूपीएससी पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो देख रहे थे प्रश्न, उसमें आज का जो प्रश्न है, वो यूपीएससी 2024 का जो 13वां प्रश्न है, ठीक है? वो है और प्रश्न में बोल रहा है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? ये जो प्रश्न है, ये क्या कहना चाहता है इसको पहले समझेंगे, फिर इसके स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है और यह मतलब जो भारत में हस्तशिल्प जो उद्योग है, ये नष्ट मतलब क्यों हुए? और बल्कि पूछ यह रहा है कि क्या केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ही इसके लिए ज़िम्मेदार थी? ठीक है? मतलब आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति कितनी ज़िम्मेदार थी? क्या इसके अलावा भी कोई कारण थे? यह कहाँ तक मतलब कहाँ तक जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है? ये जो कह रहा है ना कि भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति मतलब कहाँ तक, ठीक है? ये जो वर्ड है, कहाँ तक, ठीक है? उत्तरदायी थी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट है, समझेंगे कि पहले जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग कैसा कैसा था, ठीक है? 18वीं शताब्दी तक भारत जो 18वीं शताब्दी जो भारत था, वो दुनिया के सबसे हस्तशिल्प उत्पादों में से मतलब क्या था? एक था। अब यहाँ होता ये है कि भारत के जो सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र और मलमल कढ़ाई, धातु उद्योग, लकड़ी का काम, जहाज निर्माण पूरी दुनिया में क्या थे? प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप के जो व्यापारी हैं, वो भारत केवल मसाले खरीदने नहीं आए थे, ठीक है? बल्कि भारतीय कपड़े खरीदने भी आते थे। अर्थात भारतीय तैयार माल का निर्यात करता था। यही भारत का आर्थिक ताकत था, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए सवाल क्या पूछा गया है। सवाल को आप लोग दो बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल यह पूछ रहा है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के हाथ से मतलब डिक्लाइन के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? कहाँ तक उत्तरदायी थी? ये पूछा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर ये समझे हैं कि 18वीं शताब्दी तक भारत जो है वह दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्पादों में से था, ठीक है? जिसपे भारत के जो सूती कपड़े थे और रेशमी वस्त्र, मलमल, कढ़ाई, धातु उद्योग, लकड़ी का काम, जहाज निर्माण पूरी दुनिया में क्या थे? प्रसिद्ध थे। जो यूरोप के व्यापारी भारत केवल मसाले खरीदने नहीं आए थे, ठीक है? बल्कि भारतीय कपड़े खरीदने भी आए थे। अर्थात भारतीय तैयार माल का निर्यात करना था। यहाँ भारत की आर्थिक ताकत थी। जो भारत का तैयार माल था, जो निर्यात करता था, जो भारत का तैयार माल निर्यात करता था, यही क्या थी? भारत का जो आर्थिक ताकत था, यही था कि भारत जो है वो जो उनके तैयार माल थे, उनको निर्यात करता था। अब समझिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मतलब जो हुई थी औद्योगिक क्रांति, उसके बारे में समझते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में मशीनों का उपयोग शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी में पहले कपड़ा हाथ से बनता था, अब मशीन से बनने लगा। इससे क्या होता है कि तीन बड़े परिवर्तन होते हैं, ठीक है? जो परिवर्तन है तीन बड़े, उसमें जो पहला परिवर्तन है, आप बताइएगा कि पहला परिवर्तन होता है कि उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा। जहाँ हाथ से काम हो रहा है, वहीं पर अगर मशीन से काम होगा तो उत्पादन क्या होगा? तेजी होगा। जहाँ पहले एक बुनकर एक दिन में 10 मीटर कपड़ा बनाता था, वही मशीन सैकड़ों बना कपड़ा हाथ के कपड़े से बहुत सस्ता पड़ने लगा था, ठीक है? क्योंकि समय कम है तो लागत भी कम ही होगी। अब यहाँ लिखा गया है, जो तीसरा परिवर्तन होता है, वो इंग्लैंड को अब कच्चे माल चाहिए था और तैयार माल बेचने के लिए बड़ा बाजार चाहिए था। तो क्या करता है, वो भारत का उपयोग करने लगता है। यहीं भारत की भूमिका मतलब बदल जाती है, ठीक है? अब होता ये है कि जो भारत की जो भूमिका है, वो कैसे बदल जाती है, इसको समझाने के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पहले जो भारत था, वो क्या है कि तैयार माल बेचता था। मतलब भारत में ही बनता था और भारत क्या करता था, निर्यात करता था। अब क्या है कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत केवल कपास भेजे, नील भेजे, जूट भेजे और बदले में इंग्लैंड में बना मशीन का कपड़ा खरीदे। अर्थात भारत को उद्योग वाले देश से कच्चा माल देने वाले देश का मतलब बना दिया गया। जैसे समझिए कि भारत जो था वो यहाँ जो कच्चे माल थे उसको इंग्लैंड भेजता था और इंग्लैंड जो थे वो क्या करते थे कि वहाँ से कोई जो भी सामान जो था वो भारत ला करके यहाँ बाजार में बेचते थे। ये सिलसिला मतलब अंग्रेजों ने अपनाया था। यहाँ लिखा है कि और मतलब क्या है,
और बदले में क्या करते थे, इंग्लैंड में बना जो मशीन का कपड़ा खरीदते थे, अर्थात भारत को उद्योग वाले देश से कच्चा माल वाले कच्चा माल देने वाले देश में मतलब बना दिया गया। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब स्टेप 4 क्या कहता है कि क्या इससे भारतीय हस्तशिल्प प्रभावित हुए? ठीक है। तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि प्रभावित हुए, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड से जो मशीनों द्वारा जो बना सस्ता कपड़ा भारत आने लगा। अब ग्राहक सोचता था अगर सस्ता कपड़ा मिल रहा है तो महँगा हाथ का कपड़ा क्यों खरीदें, ठीक है? तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि भारत के जो बुनकरों की जो बिक्री है वो क्या होती है कि घट जाती है। उनका आय जो है वो कम हो गया। धीरे-धीरे हज़ारों जो कारीगर थे वो क्या होते हैं कि बेरोज़गार हो गए। यानी औद्योगिक क्रांति ने भारतीय हस्तशिल्प को गंभीर नुकसान पहुँचाया। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि लेकिन यूपीएससी यहाँ रुकने नहीं देगा, यहाँ प्रश्न असली भाग है। प्रश्न का असली भाग यह कह रहा है कि क्या केवल औद्योगिक क्रांति ही जिम्मेदार थी? यह है देखिए, यहाँ लिखा गया, ऊपर आप प्रश्न को पढ़िएगा फिर से तो समझिएगा। यहाँ में ही बताया गया है कि क्या केवल औद्योगिक क्रांति जिम्मेदार थी? तो उत्तर है कि नहीं, औद्योगिक क्रांति एक बड़ा कारण था, लेकिन अकेला नहीं, ठीक है? अकेला कारण नहीं था तो और भी क्या कारण थे? तो उसमें आप बताइएगा कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति। औपनिवेशिक नीति किस प्रकार थी कि सबसे बड़ा कारण यही था, औपनिवेशिक नीति। यदि केवल इंग्लैंड में मशीनें बन जाती तो जरूरी नहीं था कि भारत का उद्योग नष्ट हो जाता, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे भारत का उद्योग कमजोर हो गया। असमान व्यापार नीति, जिसमें देखिए लिखा गया है कि भारतीय वस्तुओं पर इंग्लैंड में भारी कर लगाया गया, लेकिन अंग्रेजी माल जो भारत में कम कर पर आने लगा। जो इंग्लैंड जो है भारत लाते थे उसको क्या करते थे, कम कर पर लाते थे। इससे क्या होता है कि प्रतियोगिता बराबरी नहीं रह रही, मतलब नहीं रही, ठीक है? क्योंकि जिससे मान लीजिए कि भारत का सामान अगर इंग्लैंड में जाता है तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, और अगर इंग्लैंड का सामान अगर भारत में आ रहा है तो यहाँ कम टैक्स, तो स्वाभाविक यहाँ बराबरी नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां जो है उसमें बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कारीगरों को मजबूर किया जाता था कि वे केवल कंपनी को ही माल बेचे। उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मतलब खराब होती गई। अब यहाँ देखिए चौथा कारण आप बताइएगा कि मशीन बनाम हाथ। यह केवल नीति का प्रश्न नहीं था। मशीन की उत्पादक हाथ हाथ से कहीं अधिक थी, इसलिए हस्तशिल्प का प्रतिस्पर्धा अपने आप कठिन हो गया। रेल और परिवहन भी एक कारण है, जिसमें बताया कि रेल आने के बाद क्या होता है कि इंग्लैंड का जो माल था वो भारत के दूर दराज गांवों तक पहुंचने लगा। पहले जहां स्थानीय बुनकरों का बाजार था, अब वहां भी विदेशी कपड़ा बिकने लगा, ठीक है? ये क्या होता है कि रेल और परिवहन के चलते ऐसा होता है। अब देखिए पूंजी और तकनीक की जो कमी है ये भी एक कारण है। इसमें बताया कि भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के लिए पूंजी कम थी, मशीनें नहीं थी, तकनीकी सहायता नहीं थी, इसलिए भारत उद्योग आधुनिक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए। अब पूरे प्रश्न को जोड़कर समझिए, यदि कोई कहे कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण नष्ट हुए, तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति ने क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, मशीनें दी, सस्ता उत्पाद दिया, बड़े पैमाने पर वस्तु बनाई, लेकिन भारतीय उद्योग का वास्तविक पतन इसलिए हुआ क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जिससे क्या होता है कि भारतीय औद्योगिक को संरक्षण नहीं मिला, अंग्रेजी वस्तुओं को बढ़ावा मिला। भारतीय बाजार जो थे वो अंग्रेजी माल से भर गए। भारतीय जो कारीगर थे वो क्या करते हैं कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इससे क्या होता है कि औद्योगिक जो क्रांति ने आर्थिक बदलाव पैदा किए, लेकिन औपनिवेशिक नीति ने उस जो दबाव को क्या करते हैं, उस दबाव को भारत हस्तशिल्प के विनाश में बदल दिए। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको इतना समझा दिए हैं कि आपको 250 से 150 वर्ड लिखना रहता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट को भी याद रखिएगा, आप भी फिर भी आंसर राइटिंग कर पाइएगा। लास्ट में आप निष्कर्ष में इस प्रकार बताइएगा कि यह कहना काफ़ी हद तक उचित है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के पतन का एक प्रमुख कारण थी। क्योंकि मशीनों से बने सस्ते उत्पाद ने भारत हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर दिया, किंतु यह अकेला कारण नहीं था। अंग्रेजों की औपनिवेशिक व्यापार नीति, भेदभावपूर्ण कर व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियां, परिवहन का विस्तार तथा भारतीय उद्योग को संरक्षण मिलना ही सामान्य रूप से उत्तरदायी थे। इसलिए भारतीय हस्तशिल्प का पतन तकनीकी परिवर्तन और औपनिवेशिक आर्थिक नीति दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम निकला।
अब देखिए ये क्या होता है कि इतना बड़ा जो निष्कर्ष है इसमें आप लोग ऊपर से जो पढ़ के आए हैं उसी को आप क्या कीजिएगा निष्कर्ष में बदल दीजिएगा कि क्या क्या कारण जो पॉइंट आपको लिखा हुआ था उसी पॉइंट को मिला करके आप निष्कर्ष दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न जो 13 था यह भी कंप्लीट होता है और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं उसको देखेंगे, ठीक है?